इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन बी गिवन और टेकन इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो क्वेश्चन पूछा गया जैसे अ बॉडी हैज चार्ज 8 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये की स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो हमको जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके देखना है कि इंटीग्रल नंबर आ रहा है कि नहीं। इंटीग्रल नंबर आ रहा है तो हाँ, ये स्टेटमेंट सच है। अब अगर ये कहा गया है कि बॉडी हैज चार्ज पॉजिटिव दिस मच और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 5, तो इसका मतलब कि इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। इसी तरह से दूसरा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि चार्ज ऑफ अ बॉडी इज दिस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो आप फिर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके देखेंगे, ये डेसिमल नंबर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी भी बॉडी में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा 5.3 टाइम्स चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हमको देखना है कि जो कूलम्स लॉ है, दो चार्जेस के बीच फोर्स, तो अगर सेकंड चार्ज पे फर्स्ट की वजह से फोर्स है तो फर्स्ट को ओरिजिन मानते हुए यहां से डिस्टेंस मेजर की जाएगी। ये डिस्टेंस एक वेक्टर होगी, पोजीशन वेक्टर। सेकंड पर 1 की वजह से फोर्स का सिंबल ऐसा होगा, और जब हम इसे लिखेंगे तो पूरा मैग्नीट्यूड लिखने के बाद 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 अप टू 2, ये आगे लगा देने से राइट साइड वेक्टर हो जाएगा जैसे कि लेफ्ट साइड है। एयर में ये परमिटिविटी ऑफ एयर होगा यहाँ पर। तो एक तो ये फॉर्म है वेक्टर लॉ का, और दूसरा यूनिट वेक्टर r को आप वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, इससे रिप्लेस करेंगे तो नीचे r³ हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r³, और यहां पर यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r हो गया है, सेकंड चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। अब इसके बाद अगर किसी और मीडियम में ये दोनों चार्जेस रख दिए जाते हैं तो ε0 की जगह ε0k, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, और मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एयर और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन मीडियम, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम चलेगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम is always equal to force in air between these two charges placed at same distance divided by k। याद रखना है कि हवा में दो चार्जेस के बीच जितना फोर्स है, किसी मीडियम में सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पर रख दिए जाए तो उनका फोर्स हमेशा डिक्रीज करेगा और फैक्टर 1/k से डिक्रीज करेगा। रिलेटिव परमिटिविटी पर कई सवाल आए हैं, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी की परमिटिविटी हवा की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा है। या पानी में जब आप दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर रखेंगे तो उन्हीं दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर हवा में रखने पर जो फोर्स होगा उसका 1/81 पार्ट पानी में उन दो चार्जेस को रखने पर मिलेगा फोर्स। तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/k, F/k हो जाएगा फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। रिलेटिव परमिटिविटी हवा की 1 होती है, मेटल की इनफाइनाइट होती है, और किसी और मीडियम की 1 और इनफाइनाइट के बीच होती है। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि कोई डाई इलेक्ट्रिक यानी कोई इंसुलेटर है और उसकी परमिटिविटी इनमें से कौन सी हो सकती है, तो एक सवाल एक साल पूछा गया था जब ऑप्शन दिए थे 0, 1, इनफाइनाइट और 5। तो ना 1 हो सकता है, ना 0, ना इनफाइनाइट। तो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक था, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी 5 हो सकती थी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की हो, मान लो कि कैपिटल Q चार्ज की फील्ड है और उसमें स्मॉल q चार्ज r डिस्टेंस पर लाया जाए, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
वो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। के तब जब कोई और मीडियम है हवा के अलावा। तो अगर Q चार्ज की फील्ड है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है और r बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन लीनियरली घटती है। डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन है mLT-2 और चार्ज I इंटू टी से एम्पियर इंटू टाइम t हो जाएगा और इससे ये mLT-3a-1। इसके अलावा अगर इसकी SI यूनिट पूछी जाती है तो एक तो किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -3 एम्पियर टू द पावर -1। इसके अलावा न्यूटन पर कूलम, इसके अलावा न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड। इस तरीके से ये 3 यूनिट्स के ऑप्शंस आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर सवाल पूछे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। उन लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से थोड़ा फर्क है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर नहीं मिलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट ड्रॉ करने से मिल जाता है। ये 2 पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक सोर्स होता है यानी पॉजिटिव चार्ज और एक सिंक होता है यानी नेगेटिव चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं, उनकी कोई शुरुआत और अंत नहीं होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास रखे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वो यहाँ साफ ऐसे मुड़ती हैं जैसे एक दूसरे को रिपेल कर रही हों। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक लाइन चार्ज हो तो उसके या शीट ऑफ चार्ज हो तो उस शीट के सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों तरफ यूनिफॉर्म और अवे फ्रॉम दी चार्ज। ये प्लस और माइनस चार्ज जो प्लेट्स हैं वो पास पास रखी गई हैं, तो यहाँ से शुरू होकर नेगेटिव प्लेट पर फील्ड लाइंस एंड अप होंगी और जो ऊपर की फील्ड लाइंस है एजेस की वो थोड़ी डिस्टॉर्ट होंगी, पर ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी यहाँ भी और यहाँ भी। इसके अलावा फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उसकी वजह होती है कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट मिलेगी और ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर 2 अलग अलग डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उसमें एक सवाल था कि चार्ज की वैल्यू दी थी, फोर्स की वैल्यू दी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी थी। सिंपली फोर्स को चार्ज से डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से एक ड्रॉप हवा में लटक रही है, बैलेंस्ड है, उस ड्रॉप का वेट दिया हुआ है न्यूटन में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दी हुई है। तो ड्रॉप बैलेंस तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया हो। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करके चार्ज की वैल्यू mg/e से निकाल सकते हैं। अब इस पार्ट में सैंपल पेपर में जो सवाल दिए गए थे वो ले लेते हैं। सैंपल पेपर में फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम मीडियम वो पूछा गया था और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया था K। तो अगर आप फोर्सेस की वैल्यूज रख कर उनको डिवाइड करेंगे तो ये K/1 आंसर आएगा। अगले सवाल में सोप बबल पे चार्ज दिया गया था और पूछा गया था उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसकी रेडियस इंक्रीज करेगी क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सरफेस टेंशन जब तक रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बैलेंस नहीं कर लेता तब तक वो रेडियस बबल की इंक्रीज करेगी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 चार्जेस एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे थे
और प्रश्न था कि चार्ज जो सेंटर पे रखा है Q, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो अगर आप इस चार्ज और इस चार्ज का फोर्स देखो तो फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A, ये इधर हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स Q पर इसकी वजह से, और इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं और सेम डिस्टेंस पर कैपिटल Q से हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये फोर्स ड्यू टू चार्ज एट C है। अब इन दोनों चार्जेस को देखिए, इसकी वजह से जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन इस तरफ होगा, F ड्यू टू B। इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी इसकी तरफ होगा क्योंकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स ड्यू टू D। ये दोनों फोर्सेस क्योंकि एक ही तरफ हैं, इसलिए ये दोनों रिजल्टेंट फोर्स बनाएंगे दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। तो नेट फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स दिस, यानी BD डायगोनल के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा जो चार्ज सेंटर पर होगा उस पर। लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी पूछी जाती है, और इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए 2k लैम्डा बाई r बेस्ट है, जहां k हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इन शॉर्ट कहते हैं। एक साल ये सवाल पूछा गया है कि 400 माइक्रोकूलम और 100 माइक्रोकूलम 60 सेंटीमीटर पे रखे हैं और इसके ठीक मिड पॉइंट पर फील्ड बतानी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर +1 कूलम चार्ज को इमेजिन करके और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो एरो बना लेंगे, उसी डायरेक्शन में फील्ड भी होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी और इसकी वजह से टुवर्ड्स राइट होगी। +1 कूलम चार्ज इसकी वजह से इधर रिपल्शन फील करेगा और इसकी वजह से इधर। ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने का कि जहां फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां +1 कूलम इमेजिन करके और फोर्स की डायरेक्शन बना लो, वही फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनका डिफरेंस होगा, तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए KQ/r² माइनस KQ/r², यानी इस के फील्ड में से इसकी फील्ड को माइनस करेंगे जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट सेंटर पर मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पर, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितनी कम डिस्टेंस पर रखे हों तो उन्हें डाइपोल कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर एक एरो या एक क्वांटिटी पॉइंटेड होती है जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाइपोल मूवमेंट ये बताता है कि अगर इसे किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना टॉर्क लगाएगी और इसे कितना घुमा सकती है। तो डाइपोल मूवमेंट P is defined as any one charge into distance between the two charges। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर यानी एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है K 2p/r³, और E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम होती है, इससे हम E की डायरेक्शन एंड ऑन पोजीशन पर पता करेंगे। यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि E इस केस में 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने के लिए। डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर होती है। इसी तरह से अगर आप इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस की फील्ड की ठीक आधी हो जाती है, Kp/r³, और इस फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की उल्टी होती है। अब अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दें तो उस पर एक टॉर्क लगता है इस तरीके से कि वो चाहता है कि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए और इसी की डायरेक्शन में हो जाए, और इसलिए वो डाइपोल को इस तरीके से घुमाएगा। तो ये जो फोर्सेस हमने लगाए हैं ये लगाना आपको पता होना चाहिए। टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। यहां ध्यान करो, थीटा डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म P×E होता है। अब यहां पर 2 पॉइंट याद रखने हैं। टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 हो, यानी डाइपोल इस तरीके से ओरिएंटेड हो, और टॉर्क मिनिमम होगा जब थीटा 0 हो,
यानी डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की जो r डिस्टेंस पर रखे हैं k q1 q2 अपॉन r से रिप्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक लाने में कितना काम किया फील्ड ने, वो ही इस सिस्टम की एनर्जी होगी। के ध्यान रखना है 1/4πε0 है। इस फॉर्मूले को यूज करते समय चार्जेस को साइन के साथ रखना होगा। इसके अलावा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मदद से डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसे दो पॉइंट्स जिनके बीच में हम एक चार्ज Q नॉट को मूव कराते हैं, ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। तो जितना काम करना पड़ता है, आप चाहे फाइनल इनिशियल कहें और चाहे A और B कहें, जितना काम करना पड़ता है वो काम डिवाइडेड बाई चार्ज विच इज मूव्ड, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो अगर एक चार्ज Q को आप A से B ले जाते हो तो कितना काम किया ये कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल के उसे उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो चार्ज आपने मूव कराया है, तो वर्क पता चल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चार्ज के यहां से यहां आ जाने पर जो काम हुआ है वो काम अगर फील्ड ने किया है तो वो काम इक्वल टू होगा पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज इज एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज इज एट A और विद माइनस साइन। अगर एक्सटर्नल एजेंट का काम हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का काम होगा पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज इज एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्ज इज एट A। इन सभी जगहों पर चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। जिस तरह से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है, और इसलिए आता है क्योंकि इस प्रोसेस में काम करना पड़ता है। और काम कितना करना पड़ता है? चार्ज जिसे मूव किया मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। उसी तरह से अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाएंगे तो काम करना पड़ेगा और वो काम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा। तो डाइपोल अगर इस तरीके से फील्ड में ओरिएंटेड है कि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज मेकिंग थीटा एंगल विद द फील्ड इज माइनस PE cos थीटा या माइनस P.E। यहां पर अगर आपको डाइपोल को घुमाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हमेशा सेफ तरीका है कि आप वर्क डन बाय द फील्ड को कैलकुलेट करें विद द फॉर्मूला माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन ऑफ द डाइपोल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, इसका डिफरेंस निकालकर वर्क डन कैलकुलेट करें। रोटेट करते समय जो काम करना रहता है उसके लिए हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा गया कि डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में कितना काम किया गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि डाइपोल की इनिशियल पोजीशन थी जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 था, और फाइनली डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया है। तो हम कहेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय 90 डिग्री बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वो 90 डिग्री पर है माइनस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वो 0 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 90 होगा, फिर ये माइनस साइन लगेगा, और जब वो PE के पैरेलल है तब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 0 होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये प्लस PE आ जाएगा। तो 90 डिग्री घुमाने के लिए डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल एजेंट को PE काम करना पड़ेगा और फील्ड काम करेगी माइनस PE। इसी तरह से अगर डाइपोल को 180 डिग्री घुमाना पड़े तो कितना काम करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज एट 180 डिग्री माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज एट 0 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस PE cos 180, फिर ये माइनस साइन,
और फिर u जीरो हो जाएगा माइनस पीई कॉस जीरो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2pe आ जाएगा। इस तरीके से हमेशा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से कैलकुलेट करना सेफ रहता है और साइन की गलती की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा ऑफ द डाइपोल, इससे सवाल ये बनता है कि जब थीटा जीरो है यानी P और E एक ही डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो थीटा को जीरो रखेंगे तो माइनस PE होगी। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है। अगर थीटा 90 होगा तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर थीटा 180 है तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी प्लस PE हो जाएगी। तो बावजूद इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल अगर 180 डिग्री पर हैं तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट अगर P है तो माइनस चार्ज पे टुवर्ड्स लेफ्ट और प्लस चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन फिर भी ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और इस केस में जबकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो, इसको जरा सा भी डिस्टर्ब आप डाइपोल को करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर लौट कर नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी से हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज इन्फिनिटी पर था तो जीरो थी। तो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्जेस आर एट इन्फिनिटी विल बी जीरो। अब जब आप फाइनल यानी r डिस्टेंस पर इस चार्ज को ले आए इन्फिनिटी से तो जितना काम किया वो ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और वो है k q नॉट जिसे लेकर आए, q जिसकी फील्ड है अपॉन r डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज मूव्ड, तो ये चला जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक q नॉट को लाने में जो काम किया या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वही इस पॉइंट P का पोटेंशियल है और उसकी वैल्यू हो जाएगी कि जिस फील्ड की वजह से पोटेंशियल है वो Q अपॉन R। जो मूव कराते हैं वो नहीं, जिसकी फील्ड है यहाँ पर वो यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जबकि पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स भी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर डाइपोल की बात करें तो डाइपोल की एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल के डाइपोल मोमेंट P अपॉन R स्क्वायर होता है जहां के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि डाइपोल से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1 अपॉन R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जीरो होता है। तो अगर कोई लोकस या वो पॉइंट्स पूछे जिन पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल 1 अपॉन R क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है जबकि पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है एट विच एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। तो अगर इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चार्ज ले जाया जाए तो कोई भी काम नहीं किया जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ शेप्स हमको याद रहनी चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल्स होंगे और अगर चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है और उसकी वजह से फील्ड को हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर प्लेन्स जो आपस में पैरेलल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डायरेक्टेड होती है। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। 3 charges are placed at 3 vertices of equilateral triangle of side 5 cm. Find electrostatic potential energy of the system.
ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है और इसमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K(Q1Q2)/R। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने Q1 Q2 के पेयर बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी का इसके अकॉर्डिंग इनके साथ होगा, एक टर्म इसके लिए होगा, एक टर्म इसके लिए होगा। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K यानी 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9। Q कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻6 अपॉन R। R मतलब 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻2 मीटर्स। और क्योंकि ये सेम वैल्यू इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए और इस पेयर के लिए भी होगी, तो हमको 3 बार ये वैल्यूज लिखकर उनको जोड़ना होगा। तो हम यहाँ सीधे इंटू 3 कर सकते हैं और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13.5 जूल्स, मतलब ऑप्शन ए। पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन काफी पूछते हैं। इसमें इन्होंने Q1, Q2, Q3 इनको एक सर्कल के ऊपर प्लेस बताया है। क्वेश्चन है कि अगर इस सर्कल की रेडियस 1 मीटर है तो Q4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है पर मेरे हिसाब से इसे यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि ये काफी पॉपुलर सवाल है। इस तरह के किसी भी सवाल के लिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप पोटेंशियल की इस फॉर्मूले से वैल्यूज हर चार्ज के लिए लिखिए। तो यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, चारों के लिए अगर आप वैल्यूज लिखेंगे, जब चारों चार्जेस के लिए आप K(Q)/R से एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो ध्यान रखो कि चार्जेस को साइन के साथ वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो या पोटेंशियल एनर्जी का। K को कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट ये बचेगा और Q4 को अलग ही रहने देते हैं। ये 0 हो गया और पोटेंशियल 0 है तो Q4 की वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो अगर ये सवाल सेंटर पर पोटेंशियल 0 होने पे Q4 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्योंकि चार्जेस ऑलरेडी V को 0 यहाँ पे बना रहे हैं तो Q4 की वैल्यू 0 है, कोई भी फोर्थ चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर था उसे 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा गया, तो मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल उसके सामने है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेगा। सवाल पूछा गया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन बाय द फील्ड, जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच फील्ड है। इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करके प्लस प्लेट की ओर भाग रहा है, तो जो काम ये फील्ड इस पर करेगी वो ही काइनेटिक एनर्जी देगी। तो काम Q इंटू डेल्टा V, जो मूव किया इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर क्या होगा स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अगर पोटेंशियल का नेचर पता करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो समझो चेंज इन पोटेंशियल इज 0, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा।